हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलिजन इन टू डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें हम लोग जो एंगल ले रहे थे उस एंगल का जो थीटा है वो जीरो ना होके, मतलब कि वन डायमेंशन ना होके टू डायमेंशन में चला जाए। मतलब कि अगर एक कंपोनेंट दूसरे वाले को हिट करे और वो सर्टन एंगल पे ऐसे मूव कर जाए तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, उसकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाएगा। वैसे तो टू डायमेंशन में आपके बुक में जो टॉपिक है उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं बताया गया है बहुत ज़्यादा डिटेल में। क्वेश्चन के अगर एग्जांपल रेफरेंस बुक के क्वेश्चन में देखें तो बात अलग है, पर नॉर्मली उतना डिटेल में नहीं किया गया है। अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो शायद उसमें ज़्यादा डिटेल में दिया रहेगा वैसे तो। ठीक है, तो जितना दिया गया है उतना हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, देखिए बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक m1 ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ वेलोसिटी है v1i वेलोसिटी है। यहाँ पास में एक m2 ऑब्जेक्ट है जो कि फिलहाल में अभी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, फिर m1 वाला जब m2 वाले को हिट करेगा तो होगा क्या, तो होगा ये, एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि m1 वाला कुछ एंगल पे, मान लीजिए कि थीटा वन, ये m1 है, थीटा वन डायरेक्शन में वो मूवमेंट ले लिया। जैसे कि हम लोग कैरम खेलते हैं तो अगर स्ट्राइकर से गोटी को हिट करेंगे तो स्ट्राइकर अलग डायरेक्शन में जाता है और जो गोटियां हैं वो अलग डायरेक्शन में जाती हैं। अगर आप बिलियर्ड्स खेले होंगे, इसको हम लोग पुल भी बोलते हैं, तो उसमें भी है, स्नोकर में भी रहता है। तो अगर m1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो एक देखिए ये जो m2 है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको मान लीजिए कि ये थीटा टू डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इस एंगल पे मूवमेंट लेने के पॉइंट पे अभी होता क्या, देखिए ये m1 और जो m2 है ये एक सिस्टम के अंदर में है और ये जो टोटल सिस्टम है ये एक्स वाई प्लेन पे रखा गया है, क्योंकि जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन पे रखा गया है। ठीक है, जब ये एक्स वाई प्लेन पे रखा गया है तो इसका एक ही कंपोनेंट है जो कंजर्व हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो जब एक्स वाई प्लेन पे रखेंगे तो इसका जो जेड वाला जो कंपोनेंट्स है वो क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। क्या होगा? कंजर्व। पर जो कोलिजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक्स और वाई प्लेन में कोलिजन होगा। ठीक है, कंजर्वेशन किस में आएगा, कंजर्व जो होगा वो होगा जेड वाले में, जेड प्लेन जो रहेगा उस पर कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। m1 वाला यहाँ पास में इसको हिट किया, ये रेस्ट पोजीशन पे था, m1 थीटा वन डायरेक्शन में चला गया, m2 थीटा टू डायरेक्शन में चला गया। अब जाने के बाद इसके कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट देखिए, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर, ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो ये थीटा टू है और ये वाला थीटा वन। ठीक है, ओके। थीटा के सामने वाला हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, तो इसीलिए ये होगा m1 साइन थीटा वन और ये होगा m2 साइन थीटा टू। ठीक है, ओके। ये कौन सा होगा कंपोनेंट, m1 कॉस थीटा वन और ये होगा m2 कॉस थीटा टू। ओके है, ठीक। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो दोनों कंपोनेंट है वो एक्स वाई में है, जो मूवमेंट हुआ है वो जेड कंपोनेंट में हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। दोनों में, ये दोनों है एक्स वाई प्लेन में और जो कंजर्वेशन हुआ है वो जेड कंपोनेंट में हुआ है। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट हम लोग लेंगे फिलहाल में। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो है वो कंजर्व हुआ है, अगर कंजर्व हुआ है तो हमारे पास में एक इक्वेशन आता है लीनियर मोमेंटम का, लीनियर क्योंकि कंजर्व हुआ है। ठीक है, तो अगर कंजर्व हुआ है तो देख लेते हैं। तो इनिशियल कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, इसको देखना है हमको। ठीक है, ठीक, देखिए तो इस पे अगर आप इसको देखेंगे डायरेक्शन में जो जा रहा है तो इसका कोई एंगल नहीं है, इसका एंगल कुछ भी नहीं है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू जीरो ले सकते हैं हम इसको, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में क्या है, कॉस कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो v2 ऑफ i जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा अभी फिलहाल में। ठीक है, देखिए तो कैसा बनेगा हम लोग का बिफोर कोलिजन, v1 ऑफ i कॉस जीरो प्लस v2 ऑफ i
ये m1 रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा m2 cos, ये भी रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे तो कुछ एंगल ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, मूवमेंट तो आ नहीं रहा है, फिलहाल में अब जीरो मान सकते हैं इसको। वैसे तो ये V2 वो जो I है इनिशियली उसका जीरो वैल्यू है, तो इस पूरे सिस्टम का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, तो इस पे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस पे कॉस वाले कॉम्पोनेंट ले रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग कॉस कॉम्पोनेंट ही लेंगे। तो देखिए m1 cos थीटा 1 प्लस, और इसकी जो वेलोसिटी है ये होगा v2 सॉरी v1f, ठीक है, और ये भी v1f कॉम्पोनेंट बस ब्रेक हुआ है, इस पे भी ये जो ऐसे कॉम्पोनेंट जा रहे हैं तो ये होगा v2f, ठीक है, इसका जो है ये बनेगा v1f, ठीक है, ठीक, तो ये आएगा v1f m1 cos थीटा 1 और ये आएगा v2f m2 cos थीटा 2, ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा आ गया। अब देखिए साइन वाले में क्या होगा, अब ये मूवमेंट इधर ले रहा है तो ये कॉस कॉम्पोनेंट में ले रहा है, तो इसका साइन कॉम्पोनेंट है क्या, नहीं है, तो अगर साइन कॉम्पोनेंट नहीं है तो इक्वेशन बिफोर कोलिजन क्या मिलने वाला है, हमको जीरो मिलने वाला है, कोई कॉम्पोनेंट नहीं है हमारे पास में, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन साइन कॉम्पोनेंट हमको मिला, देखिए दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिलहाल में कॉस कॉस को, फिर बाद में साइन साइन को, ठीक है, ठीक, तो आफ्टर द कोलिजन साइन कॉम्पोनेंट भी हमको मिला, साइन कॉम्पोनेंट कितना मिला देखिए v1f m1 साइन थीटा 1, ठीक है। अब देखिए इस दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो ऐड कर दिया गया, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के कारण दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ आपको माइनस सिंबल लगाना है, तो v2f m2 साइन थीटा 2, ठीक है, तो ये आपका साइन के लिए बनेगा और ये वाला आपके लिए कॉस के लिए बनेगा। ये इक्वेशन बताने का तरीका है, अब डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से दिया जा रहा है, ओके, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस टाइप से आएगी देखिए, तो v1 इसको अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा v1 m1 साइन थीटा 1 इक्वल टू v2 f m2 साइन थीटा 2, ठीक है। अब ये पूरे सिस्टम में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज हमको नोन दिया गया है और क्या चीज हमको अननोन वैल्यू है, तो देखिए नोन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास में, जो नोन वैल्यूज है पहले सबसे पहले मास m1 और m2 दोनों के दोनों हमारे पास में नोन वैल्यू है। तीसरा चीज क्या नोन वैल्यू है, v1 ऑफ i इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट तो जीरो है तो ये भी नोन है मान लीजिए, ठीक है। अब अननोन क्या क्या है, हमें क्या क्या चीजें मिली, तो देखिए सबसे पहले थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के दोनों अननोन है, अभी हमको ये नहीं मालूम कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या अननोन है, v1f फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ये भी दोनों के दोनों क्या है अननोन वैल्यूज हैं। अब देखिए ऐसे कैलकुलेशन जब होते हैं तो इसमें कुछ वैल्यूज हमको पहले गिवन दी रहती है, कुछ वैल्यूज अननोन दी रहती है और कुछ हमको एजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। अब एजम्पशंस लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में थीटा 1 या थीटा 2 दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर हमको दे दिया जाए तो हम थीटा 2 अगर दे देता है तो थीटा 1 निकाल सकते हैं, थीटा 1 दे दे तो अगर थीटा 2 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है आपके बुक में, जिससे हम लोग इसके जो एंगल है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो हम क्या समझते हैं, हम ये समझेंगे कि कोलिजन इन टू डायमेंशन में ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनका जब कोलिजन होता है तो ये एक इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा, अगर हम एज्यूम करते हैं तो, ठीक है। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन कहलाता है तो ये सिस्टम जो है ये लीनियर मोमेंटम के हिसाब से तो कंजर्व्ड रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से भी कंजर्व रहेगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण हमको क्या मिलने वाला है, एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन को देखेंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको एक चीज यही डेरिवेशन छोटा सा बताया गया है कि कोई सिस्टम है तो उसके कॉस कॉम्पोनेंट कैसे दिखेंगे और आपके जो साइन कॉम्पोनेंट है वो कैसे दिखेंगे और क्या चीजें नोन दी गई है क्या चीजें अननोन दी गई हैं, और इसी बेसिस पे ही दो चार न्यूमेरिकल आपके रेफरेंस बुक पे दिया रहेगा
और अगर एनसीईआरटी पे रहेगा तो मैं देखता हूँ कि एक वीडियो और बना दूँ उसके ऊपर, तो उसमें 2-4 न्यूमेरिकल आपको मैं करा दूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्चुअल में जो ये इक्वेशन ये कैसे वर्क कर रहा है कम से कम वो तो समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि एक साथ एडजस्ट करना माइंड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको सर्टन हमको लेट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, एजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो क्या क्या एजम्पशन है? फर्स्ट एजम्पशन हमारा रहेगा कि जो सिस्टम है वो हमारा एक इलास्टिक कोलिजन वाला सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब जब इलास्टिक कोलिजन वाला सिस्टम रहता है तो उस सिस्टम में क्या होता है कि एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है, तो ये जब इसको हिट करेगा इस तरीके से, तो आफ्टर द कोलिजन मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसको आप रेफरेंस मान लीजिए। तो पॉइंट यहाँ पास में ये है कि ये जो θ1 है और ये θ2 है, θ1 प्लस θ2 का जो सम होगा वो आपका क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री निकल के आएगा। ये आपको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। ऐसा होता है अगर आप कोई इलास्टिक कोलिजन करेंगे, मान लीजिए कैरम खेल रहे हैं, अगर उसमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो अगर आप समझ लीजिए कि ये आपका स्टैगर है, ये गोटी जब इसको हिट करेंगे, अगर आपको इसको इस एंगल पे भेजना है, ठीक है, तो ओके है, तो आप यहाँ हिट करें, आप ये आपका गोटी जो है इधर चला गया, पर आपका जो स्टाइगर है वो इस गोटी के 90 डिग्री पे जाता है। अगर आप अच्छे से खेल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस बात को, ठीक है। ठीक, तो अगर θ1 और θ2 इक्वल टू 90 डिग्री पे है, तो देखिए इसके कोलिजन में क्या हमको मिलने वाला है। तो इनिशियली ये दोनों को अगर मैं मान लूँ कि जो थीटा है वो अगर जीरो कंडीशन पे है, ठीक है, क्या है इनिशियली θ1 और θ2 इक्वल टू जीरो है, तो इसका जो कॉस कॉम्पोनेंट आएगा वो क्या आएगा? 1 की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगा? 2 हाफ m1 v1 i का स्क्वायर, यही निकल के आएगा, इक्वल टू हाफ m1 v1 f का स्क्वायर हाफ m2 v2 f का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, इसमें जो v2 वाला कंपोनेंट v2i जो है वो तो स्टॉप रेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए वो कंपोनेंट जीरो है, ठीक है। एक और एजम्पशन हमको क्या लेना पड़ेगा इस पे, देखिए, तो दूसरा एजम्पशन है हमारा यहाँ पास में कि जो m1 है और m2 है वो दोनों के दोनों जो उसका मास है वो सेम है। तो सेम होने के कारण देखिए इसका हाफ 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 कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। अब मान लीजिए कि m1 m2 और ये m तीनों के तीनों बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों के दोनों बराबर है, सॉरी तीनों नहीं, तो ये क्या होगा? m v1 ऑफ i का स्क्वायर, ये m v1 ऑफ f का स्क्वायर और ये भी m v2 ऑफ f का स्क्वायर, जिसमें से ये m को कॉमन निकाल के इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? v1 ऑफ i का स्क्वायर, v1 ऑफ f का स्क्वायर और v2 ऑफ f2 का स्क्वायर। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इतना क्यों किया जा रहा है? इस पे हमको क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि एक थीटा की वैल्यू हमको पहले से ही चाहिए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास में समझ लीजिए न्यूक्लियस की साइज को अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या छोड़ता था? 9th में आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड किया जाता था, जिसके कारण ऐसे करके एक्सटर्नली फोर्स लगता था उस पर, न्यूक्लियस क्या करता था? अल्फा पार्टिकल को रोकने की कोशिश करता था और ये ऐसे मूव कर देता था। तो हमारे पास में कोई ऐसा डिटेक्टर है मान लीजिए कि जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि θ1 का एंगल अगर कुछ भी हो एग्जांपल में, तो अगर हमको θ1 का एंगल हमारे पास में दिया है तो हम θ2 का एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, इसको आपको समझ के रखना है। और वो 90 डिग्री कैसे है उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा है जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा है? कंजर्व्ड है। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हमारे पास में इक्वेशन क्या निकल के आएगा? ये हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा m1 v1 ऑफ i cos थीटा, ठीक है। v2 ऑफ i वाला जो है वो टर्म जो रेस्ट पोजीशन पे है इसको आप जीरो ले लीजिएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये इनिशियली जीरो पे है
तो इसको आप क्या करेंगे, जीरो ले लीजिएगा। जीरो ले लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 1। तो इस पूरे को आप हटा दीजिए यहाँ से, पहली बात। इसको m1 मत लीजिए, इसको बल्कि आप m ले लीजिए, क्योंकि दोनों का जो मास है वो क्या है, बराबर है। दोनों का जब मास है तो उस पर कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, m ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक। सेकेंड पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, सेकेंड पॉइंट में मिलेगा हमको m। ओके, ठीक है। v1 1f, इसको आप वेक्टर पे लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेगा m v2 ऑफ f, क्योंकि इसका कुछ तो एंगल बन रहा है, कोई डायरेक्शन हमको मिल रही है। अब देखिए इसका m और इसका m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि cos कहाँ है और sin क्या है, इसको वेक्टर में लिए, इसलिए अभी इसको रोल नहीं है हमको कि हमको sin लेना है कि cos में, क्योंकि ये वेक्टर कॉम्पोनेंट में है। ठीक, अब क्या करना है, हमको मिलेगा v1 ऑफ i इक्वल टू v1 ऑफ f प्लस v2 ऑफ f, ठीक है। दोनों वेक्टर होने के कारण अभी देखिए क्या करना है हमको, बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो क्या कर लीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिएगा। जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, v1 ऑफ i का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको देखिए ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा v1 ऑफ f प्लस v2 ऑफ f, v1 ऑफ f प्लस v2 ऑफ f, दोनों सब के सब वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके देखना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये अभी डॉट प्रोडक्ट के अंदर में आता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो आपके कंपोनेंट है वो 0 डिग्री पे 1 रहेगा और 90 डिग्री पे क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। तो अगर v1 आपका इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, अगर ये v1 इधर जा रहा है और v2 अगर इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर v1 और v2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है, ठीक है। देखिए किस तरीके से है, तो ये v1 ऑफ i का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको v1 ऑफ f को v1 ऑफ f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा v1 ऑफ f का स्क्वायर, ठीक है। v1 ऑफ f हो गया, इसके साथ v1 ऑफ v2 ऑफ f, देखिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, तो उसको छोड़ दीजिए आप। फिर देखिए v2 ऑफ f और v1 ऑफ f क्या होने वाला है हमारे पास में, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की जो वैल्यू है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ 0, फिर इसको इसके साथ 0, और ये v2 ऑफ f, हमको क्या मिलने वाला है, v2 ऑफ f का स्क्वायर। दो वैल्यू मिल गई, v1 ऑफ f v2 ऑफ f के साथ 0 बनाएगा, v2 ऑफ f और v1 f के साथ में 0 बनाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला अगर याद है तो देखिए जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं इसका, तो स्क्वायर करते टाइम पे हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, इन दोनों के साथ में निकल के आएगा 2v1 ऑफ f, वेक्टर अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो मेरे वेक्टर वाले जो वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2v1 ऑफ f v2 ऑफ f cos थीटा, और ये थीटा कौन सा थीटा वैल्यू है, ये थीटा जो वैल्यू है वो है इन दोनों के बीच में लगने वाला, क्योंकि v1 ऑफ f v2 ऑफ f के बीच में जो एंगल है वो कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री मिलने वाला है। तो ये जो वैल्यू है ये थीटा डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। देखिए तो v1 ऑफ f प्लस v2 ऑफ f प्लस 2v1 ऑफ f v2 ऑफ f, अब वैल्यू क्या आएगा यहाँ पास में, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, ठीक। अभी देखिए ये v1 i0 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में थीटा 2 की वैल्यू गिवन दी हुई है 37 डिग्री, ओके। तो 37 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू निकल के आएगा v1 ऑफ i का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 ऑफ f का स्क्वायर, v2 ऑफ f का स्क्वायर, 2v1 ऑफ f v2 ऑफ f cos थीटा 1 प्लस 37 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ओके। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, v1 i स्क्वायर v1 i स्क्वायर, यहां से यहां कैंसिल, बचा 0 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए v1 f स्क्वायर कैंसिल, v2 ऑफ f स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पास में 2v1 f
V2F cos थीटा 1 प्लस 37 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये पूरा जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे तो जीरो, तो जीरो इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस 37 डिग्री। ओके, जीरो का मतलब क्या होता है, कॉस 90 और कॉस थीटा 1 प्लस 37 डिग्री, कॉस कॉस कैंसल, 90 इक्वल टू थीटा 1 प्लस 37 डिग्री, तो थीटा 1 कितना है 90 माइनस 37 डिग्री, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री हमको निकल के आता है। तो ये कब निकल के आएगा, जब हमने कुछ एजम्पशंस लिए कि पहला इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, दूसरा जो मास है वो इक्वल होना चाहिए, तीसरा एक एक्सटर्नल वैल्यू हमको दी रहनी चाहिए। तो अगर कोई इलास्टिक कोलिजन है तो अगर हमको पहला एंगल मालूम है कि किस एंगल से, मान लीजिए कि किस एंगल से इसको अगर मैं हिट कर रहा हूं, ये हमको पहले से ही मालूम है, तो मैं फाइंड आउट पहले से ही दिमाग में बैठा सकता हूं कि इस एंगल से अगर इसको हिट करूंगा तो ये इस एंगल पे अगला जो एंगल बनेगा थीटा 1 एंगल, वो उस एंगल से उधर जाएगा। तो जो कैरम खेलते हैं वो माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मैं इतने एंगल से मारूंगा तो उधर जाएगा, पर मैथमेटिकली इसको बताना के लिए आपको ये डेरिवेशन समझना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से ये वैल्यूज को लिया जाता है। ठीक है, और भी अगर मुझे कुछ वेराइटीज दिखती है इसके ऊपर क्वेश्चन में, क्योंकि कोलिजन इन 2 डायमेंशन जो है वो आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए। तो मैं देखता हूं कि और भी कोई क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो अगर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे तो एक दो क्वेश्चन मिला के मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो जिससे आपको और बेटर क्लियरिटी हो जाएगा। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा सा था सिस्टम, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसी तरीके से ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर में रहेगा। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी तक क्या कर रहे थे हम, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट लेके चलते थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या देखना है हमको कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं जिसके कारण वो सिस्टम बना है, उस पर क्या मूवमेंट पड़ता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो चेंज होती जा रही हैं, तो जिन लोग खाली डायरेक्टली आके खाली वीडियो देख के चीज़ों को समझते हैं वो थोड़ा डेप्थ में भी जाएं और अच्छे से फील करें कि क्या बोलने की एक्चुअल में जो कोशिश है वो कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो अगर आप नॉर्मली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, पर इसकी जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और किस तरीके से हम इसको रियल लाइफ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगा तब तक आप चीज़ों को उस नज़रिए से, उस वे में नहीं देख पाएंगे जिस वे में एक्चुअल में देखना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, तो सर्टन एप्लीकेशंस पे ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। जब आप जॉब में उतरेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो ठीक है, तो इस टॉपिक पे अगर कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल आपको कुछ बेनिफिट या आपको चैनल ये पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।